हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और उस एपी से पहले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में भी जान लें। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो ए सर्टेन रूल और मैथमेटिकल रूल्स। ये कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है, वो आपके पास किसी एक सर्टेन रूल में हो सकती है या जो मैथमेटिकल रूल्स है उसके अंदर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 3 6 10। अब एक सर्टेन रूल बन गया। क्या बन गया भाई? इनमें देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट में देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट में देखिए 4 का आ रहा है। ऐसे ही अगर कोई नेक्स्ट टर्म भी आपसे पूछ ले तो उसमें 5 का डिफरेंस मिलेगा, तो क्या होगी? 15 होगी। तो ये किसी सर्टेन रूल को फॉलो करेगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है अपने पास सीरीज। द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कह रहा है कि कोई भी एक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को प्लस या माइनस से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक सीरीज़ बन जाती है। जैसे मैंने सीक्वेंस के लिए एग्जाम्पल लिया है, सेम वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसके लिए ले लिया? सीरीज़ के लिए ले लिया। बस इन टर्म्स के बीच किसका यूज कर दिया? प्लस का यूज कर दिया। 1 + 3 + 6 + 10, या मैं माइनस का कर दूँ 1 - 3 - 6, मतलब -1 -3 -6, ऐसे प्लस या माइनस से कनेक्ट जो होंगी वो आपके पास क्या बन जाएंगी? सीरीज़ होगी। क्लियर है ये? तो ये आपके पास सीक्वेंस और सीरीज़ है। साथ ही साथ इनके लिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट है वो भी नोट कर ले, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीरीज़ के लिए भी यूज़ होता है और सीक्वेंस के लिए भी यूज़ होता है भाई। तो फाइनाइट कब होगी? जिसकी टर्म्स है उनको हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे 100 ऑन कर दिया तो इसका मतलब है कि ये तो इनफाइनाइट है भाई, कोई एंड ही नहीं है, तो इसको तो कहोगे इनफाइनाइट सीरीज़। और एक मैं लास्ट में यहाँ 10 लिख दूँ या इससे आगे और 2 3 4 5 कितने भी टर्म्स लिख के और एंड कर दूँ तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? फाइनाइट बन जाएगी। क्लियर है? इसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहा हूँ भाई। फर्स्ट ही क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या गिवन है? ध्यान दीजिए। 104 109 115 122 130 और सो ऑन, ये गिवन है आपके पास। ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 119, सेकंड जो ऑप्शन है बी का वो है 125, नेक्स्ट सी का जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 139 और डी का जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 134। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा है भाई इसके अंदर, तो नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है तो यहाँ से आप लोग अच्छे से इनको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कैसे हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप 104 और 106 में जो रिलेशन है वो आपको ना 109 में वो है 5 प्लस हो रहा है। ऐसे ही अगर आप लोग इन दोनों के अंदर देखोगे नेक्स्ट 2 टर्म में 6 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट में देखिए आप लोगों के पास 7 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट में देखिए आप लोगों के पास 8 प्लस हो रहा है। अगर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हम लोग फाइंड करेंगे तो 9 प्लस होगा। क्या प्लस होगा भाई? 9 प्लस होगा। तो क्लियर है हमारे पास कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या कहलाएगी? 139 बन जाएगी। तो सी है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 और करवा रहा हूँ मैं, सेम इसी टाइप का। इसमें भी यही कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस की यहाँ भी हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है और गिवन क्या है सीक्वेंस उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। 15 31 63 127 255 सो ऑन। ए ऑप्शन गिवन है 110, बी ऑप्शन गिवन है हमारे पास 170, सी ऑप्शन गिवन है 511,
और डी ऑप्शन है वो आपके पास गिवन है भाई क्या 181। क्वेश्चंस को देखते हुए अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ तो कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं भी पैटर्न पता हो तो भी इसका आंसर दे सकता है। कैसे? देखिए टर्म्स है वो इंक्रीज़ हो रही है, कहीं डिक्रीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। टर्म्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्लियर है 255 से ग्रेटर तो केवल एक ही टर्म है, वो क्या है 511 है। आंसर का तो हमें पता लग गया कि यहाँ से क्या है हमारे पास, लेकिन पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे ये आया, कोई आपसे यहाँ पे सोल्व करवा ले, क्या करवा ले भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दे इसको और सोल्व करवा ले और आपको सोल्व करना हो, तो इसके लिए ध्यान दीजिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये अपने पास सबसे पहले 15 है भाई, और 15 के बाद 31 बना है। अब 31 है वो किससे बनाया है, इन्होंने क्या किया ध्यान दीजिए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया, 31 बन गया। सेम यही पैटर्न आप नेक्स्ट पे अप्लाई करके देखिए, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 62 + 1 63 बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास बन गया भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 + 1 127 बन गया। ऐसा ही नेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है आपका, 127 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया 255 बनेगा। और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है तो आप 255 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या बना 0 1 और 5 प्लस में 1 हो गया 511 आ गया। अगर सब्जेक्टिव सोल्व करना हो तो भी, तो ये किसी स्पेशल किससे भाई, सर्टेन रूल या मैथमेटिकल जो रूल है वो हमारे पास फॉलो हो रहा है, उसके बेस पे हम लोग इसका आंसर है वो दे सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और करवाता हूँ मैं आपको, और इसके अंदर भी यही कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म, लेकिन अब की बार थोड़ा सा सोच समझ के काम करना भाई। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, तो ध्यान दीजिए क्या गिवन है हमारे पास, 8 6 9 23 87 सो ऑन। ए ऑप्शन हमारे पास गिवन है भाई 128, बी ऑप्शन हमारे पास है 226, सी ऑप्शन है 324 और डी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 429। यहाँ अगर बात करो तो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं हमारे लिए, लेकिन हमें ये देखना है कि इस पे जो रूल है वो क्या अप्लाई किया गया है, किस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास 8 है भाई, कितना है हमारे पास है 8 है, उस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 आ सकता है या नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ध्यान दीजिए 9 आ रहा है या नहीं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 23 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके और अगर उसमें से 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप लोग खुद देख पा रहे हो कि 4 से मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास बना भाई कितना, 4 3 12 192 माइनस 587 ही बन रहा है। तो क्लियर है कि नेक्स्ट जो टर्म है वो बनेगी तो हमारे पास क्या बनेगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि 87 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। 87 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें से 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बनेगा 5 7 जा 35 3 और 43 और माइनस में 6 बन गया 429। तो यहाँ से आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपसे फाइंड करवा सकते हैं। क्लियर है।
इसके बाद नेक्स्ट जो अपना मेन जो टॉपिक है ये वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखते हैं, एपी से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जान लो। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द difference between conjugative terms is constant। ये कह रहा है कि टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स लोगे, उनका जो डिफरेंस फाइंड करोगे वो आप लोगों के पास क्या आएगा भाई, कांस्टेंट अगर आएगा तो उसको हम लोग उस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, एपी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन जो डिफरेंस होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल्स टू an माइनस 1 लिख दो, या a2 माइनस में a1 लिख दो, a3 माइनस a2 लिख दो। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन डिफरेंस के बाद अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो आप लोगों के पास अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो नेक्स्ट अपने पास कोई भी एपी है उसकी जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है जनरल फॉर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन, इस टाइप से होते हैं। ये भी देखो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों तरह हो सकती है, लेकिन हम लोग जो रिजल्ट जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो तो एक फाइनाइट से ही फाइंड कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट है तो उसके अंदर तो जो आपके पास इन्फिनेटिव टर्म है वो इन्फिनेटिव बन जाएगी, और इन्फिनेटिव टर्म्स का सम करोगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर उस पर काम कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, कितने भी टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं, तो एक फाइनाइट एपी पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास एन टर्म है वो निकल के आती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी की जो nth टर्म बनेगी वो बनती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम लोग एपी की कोई भी टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास इसी पे पॉइंट आता है कि सम ऑफ एन टर्म्स। अगर एन टर्म्स का हम लोग सम करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैं सम करने का फॉर्मूला है वो ड्राइव करके दिखा रहा हूँ भाई कैसे वो फॉर्मूला बनता है हमारे पास। एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ऑन, और लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म्स का सम ले रहा। इसी सम को मैं यहाँ इन टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ तो भी तो एपी ही रहेगी भाई। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को फर्स्ट टर्म लिख दिया। इससे पहले वाली जो टर्म बनेगी वो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी बनेगी। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। आप इनको ऐड कर दो भाई, क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद यहाँ पे चेक करो एस एन प्लस एस एन है वो तो ट्वाइस ऑफ एस एन बन गया लेफ्ट में। राइट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में अगर ऐड करें हम लोग तो ए प्लस ए तो बन गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया प्लस में। सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखिए a प्लस ए 2a बनेगा भाई प्लस में। d को कॉमन ले लो मैं तो n माइनस 2 प्लस 1 बनेगा तो n माइनस 1 इंटू डी बनेगा। फर्स्ट टर्म भी वहीं आई, सेकंड टर्म भी वहीं आई, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म लोगे तो भी सेम आनी है, और लास्ट में ऐड करके देख लो तो भी आपके पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आना है। हमने ये कितनी टर्म्स ली थी भाई, n टर्म। अब कोई भी टर्म है उसको जितनी बार ऐड करोगे मल्टीप्लाई में उतना ही आ जाएगा भाई। अगर मैं 2 को 5 टाइम ऐड करता हूँ तो 5 इंटू 2 ही तो लिखा जाएगा। तो यहाँ जब किसी टर्म को n टाइम्स ऐड कर रहे तो उसका n टाइम्स n आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में। तो n मल्टीप्लाई में आ गया तो आप इसको लिख सकते हो 2SN इज इक्वल्स टू, और n मल्टीप्लाई में आ गया तो ये बन गया n इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया।
तो 2 देखिए इधर एस एन के साथ है, तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या बन गया, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया भाई हमारे पास। तो ये एन टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरत हो तो इसको फाइंड करके भी दिखा सकते हैं। यहीं से आपका एस एन का फॉर्मूला बनता है n/2 इंटू में a प्लस में ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसी क्वेश्चन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से आपको एक बात और सीखने को भी मिली होगी इस रिजल्ट से। वो क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास कि सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एज एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम हमारे पास क्या है भाई, 2a प्लस n-1 इंटू डी आया है। अब देखिए ये आपके पास बिगिनिंग से सेकेंड टर्म है और ये सेकेंड लास्ट टर्म है। अगर इनका ऐड करते हैं तो भी सम सेम ही तो आया है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी सम वही आएगा, और बिगिनिंग और एंड से अगर सेम नंबर की टर्म लोगे तो भी आपके पास सम है वो वही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, a1 प्लस an भी उतना ही होगा जितना आपका a2 प्लस an-1 होगा, जितना आपका a3 प्लस में an-2 बनेगा। इस टाइप से बिगिनिंग से और एंड से अगर इक्वी डिस्टेंस समान दूरी की जो टर्म्स लोगे तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल जो है वो रिजल्ट बनेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग याद रखें। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है, nth टर्म फ्रॉम NAP फ्रॉम द एंड, nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम द एंड, एंड से उस AP की nth टर्म। तो लेट A बी दी फर्स्ट टर्म एंड D बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP हैविंग m टर्म्स। यहाँ पे हमने m टर्म्स उसमें काउंट कर लिए, तो n टर्म्स तो nth टर्म है वो तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो देन nth टर्म ऑफ एंड इज m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। m तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो है, nth टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं, माइनस में n आ गया और प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, ध्यान रखना भाई। तो ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल करके सोल्व करवा रहा हूँ। ये कह रहा है फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ गिवन AP। ये AP गिवन है भाई हमारे पास, और एंड से 20th जो टर्म है वो हमसे फाइंड करवा रहा है। अब एंड से 20th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इस AP के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स तो नहीं है भाई। क्या नहीं है हमारे पास, नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं है, तो पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करोगे तो यहाँ से फर्स्ट जो टर्म है वो आपके पास A की वैल्यू 3 बन गई, D फाइंड करोगे तो A2 माइनस A1 7 माइनस में 3 4 बन गया। लेट 407 बी दी nth टर्म ऑफ गिवन AP। हम इस AP की nth टर्म लेके चलेंगे इसको, जो आप लोग ऑलरेडी अपने 10th क्लास में आप कर भी चुके हो। तो nth टर्म अगर ये लेके चलोगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 407 बन गया। a की वैल्यू पुट कर दी 3 है, प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 है, इज इक्वल्स टू 407 है हमारे पास। यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो क्या बना बेटे, यहाँ से n-1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 404 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 101 बन गया, n इज इक्वल्स टू 102 आ गया। तो n की वैल्यू 102 आ गई, तो हमें तो यहाँ पे बतानी है 20th टर्म फ्रॉम दी एंड। तो आप यहाँ पे लिखोगे 20th टर्म फ्रॉम दी एंड इज इक्वल्स टू, देखिए हमारा रूल हमने अभी क्या पढ़ा है, m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, m का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 102, माइनस में जो टर्म फाइंड करवा रहा है आपसे वो, और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, टर्म फ्रॉम ए बिगिनिंग।
तो यहाँ से इसको आप लोग सोल्व कर दो। अगर आप इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 82 + 1 तो कौन सी बन गई 83rd 83rd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बन गई। तो यहाँ से आपको A83 है वो फाइंड करना है, जो कि A + 82D लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं भाई, A + 82D लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, + 82 × में 4, और आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 331 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ए पी है। इफ़ ईच ऑफ द टर्म ऑफ एन ए पी इज इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस स्टिल इन ए पी। ये कह रहा है कि कोई भी एक ए पी है उसकी ईच टर्म में अगर इक्वल क्वांटिटी इंक्रीज़ करना, ऐड करना, अब फॉर एग्जांपल के है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो फर्स्ट टर्म ए थी तो क्या बन गई A + K बन गई, सेकंड टर्म A + D थी तो +K बन गई, थर्ड टर्म A + 2D थी तो प्लस में K बन गई, सो ऑन। आप इसको भी सोल्व कर लो, A2 - A1 वही D आएगा, A3 - A2 वही D आएगा, तो ये भी AP बनेगी। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे K को तो भी आपके पास AP बनेगी। नेक्स्ट कह रहा है अगर K से मल्टीप्लाई कर दोगे KA, सेकेंड टर्म बनेगी K × A + D, थर्ड टर्म बनेगी आपकी K × A + में 2D, तो भी ये क्या बनाएगी AP बनाएगी। ऐसे ही अगर आप लोग डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करो तो ये ध्यान रखना है भाई K की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ऐसे A + 2D अपॉन में K हो गई। तो ये कह रहा है कि वो भी आपके पास क्या बनाएगी AP बनाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना है, ए ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास AP बनेगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी AP बनेगी, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो भी AP बनेगी, और इक्वल क्वांटिटी से इस टर्म को डिवाइड कर दोगे तो भी आप लोगों के पास वो क्या बनेगी AP बनेगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या कह रहा है, द सीक्वेंस AN इज़ एन AP इफ़ इट्स nth टर्म इज़ ए लीनियर एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि कोई भी एक AP है जिसकी nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में है, एंड इन सच ए केस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n। मैंने यहाँ पे nth टर्म अगर लिख दी 5n + में 6 है। यहाँ से अगर कोई आपसे D की वैल्यू फाइंड करवाता है तो D की वैल्यू क्लियर रहेगी, क्या होगी 5 होगी। अगर ये AP के nth टर्म है, ये नहीं है कोई भी सीक्वेंस या सीरीज़ की nth टर्म है उसके बावजूद आप लिख दोगे। अगर आपके पास AP की nth टर्म -2n + 3 गिवन है, कोई आपसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करवाता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे D = -2 होगा हमारे पास। तो nth टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन में है तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस है जो आपके पास n का जो कोफिशिएंट होगा विद साइन वो उसका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। सम ऑफ 2 APs इज ऑल्सो एन AP। कोई भी 2 AP आपके पास गिवन है, अगर उनको आप ऐड कर दो भाई A1 A2 A3 A4 ऐसे AN, सेकंड है वो B1 B2 B3 B4 B5 से इस टाइप से आपके पास गिवन है। अगर इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग बनेगी सीक्वेंस वो भी एक AP बनाएगी। क्या बनाएगी AP। अगर इसका कॉमन डिफरेंस है वो आपका D1 है और इसका कॉमन डिफरेंस है वो मैंने अगर D2 से ले लिया, तो आप लोग अगर सम कर रहे हो तो उस केस में सम वाले केस में आपके पास कॉमन डिफरेंस जो बनेगा वो आपका कहलाएगा D1 + में D2 हो जाएगा। क्या कहलाएगा D1 + में D2। तो ये नहीं है कि उनको सम करके फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें अलग अलग पता है तो उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, वो उनका कॉमन डिफरेंस आएगा। ऐसे ही सेम कहानी डिफरेंस की है। अगर A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3 कर दोगे तो भी आपके पास AP बनेगी भाई। हाँ ये ध्यान रखना है, अगर A1 - B1 लेते हो आप तो D1 - D2 उसका कॉमन डिफरेंस होगा,
और आपके पास कंडीशन है कि B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B3 माइनस A3 लेना है, तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका D2 माइनस में D1 बन जाएगा। तो सम और डिफरेंस दोनों ही केस के अंदर हमारे पास क्या बनेगी, हमेशा 2AP का सम करोगे तो भी AP बनेगी, 2AP का डिफरेंस फाइंड करोगे तो भी AP बनेगी। नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट की और डिवीजन की। ये कह रहा है प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ 2APs में नॉट बी एन AP। अगर 2AP का प्रोडक्ट करोगे या 2AP को डिवाइड करोगे तो ये कह रहा है कि वो AP नहीं भी हो सकती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो AP बनेगी। हाँ, सम और डिफरेंस के लिए है वो आप लोग ध्यान रखना कि वो ऑलवेज आपके पास क्या बनेगी, AP बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हमारे पास AP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, क्या गिवन हो भाई, AP से रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, वो आपसे सम फाइंड करवाए, कोई टर्म फाइंड करवाए, आपके पास अगर AP तो गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम सब अच्छे से जानते हैं AN का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर दें, सम फाइंड करवाते हैं तो SN का फाइंड कर यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, द सम ऑफ एन, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, सम का भी आ जाएगा और दूसरा भी यूज़ हो जाएगा अभी। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP whose seventh term is 30 and 13th term is 54। तो यहाँ से देखिए बेटे, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सम ऑफ एन टर्म फाइंड करवा रहा हूँ, 7th टर्म एंड 13th टर्म, मेन पॉइंट ये है। अब 7th टर्म कह रहा है कि आपके पास 30 के इक्वल है और 13th जो टर्म है वो आपके पास 54 के इक्वल है। अब 7th टर्म 30 के इक्वल है तो इट मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 30 है। 13 टर्म 54 है, इट मीन्स A प्लस 12D है वो आपका 54 के इक्वल है। जब भी AP की 2 टर्म्स गिवन हो तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करते D आ जाएगा, D की वैल्यू पुट कर दो A आ जाएगा। A और D आने के बाद AP के हमारे पास कोई भी टर्म फाइंड करवा ले तो आपके पास यहाँ से देखिए क्या बनता है, A प्लस में 6D इज इक्वल्स टू 30, सब्ट्रैक्ट कर दें साइन चेंज हो जाएगा और ये 6D इज इक्वल्स टू आपके पास बन गया 4 2। तो D की जो वैल्यू है वो अपने पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई, यहाँ 4 के इक्वल आ जाएगी। D की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो A की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। D और A की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे आपसे ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, इट मीन्स SN इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आप n की वैल्यू तो n ही रहेगा हमारे पास, 2A की वैल्यू 6 है तो 12 बन गया, प्लस में n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, n अपॉन में 2 इंटू में 12 प्लस में 4n माइनस में 4n बन गया। तो क्या बना यहाँ से, n अपॉन में 2 इंटू में 4n प्लस में 8 के इक्वल आ गया। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन पे ध्यान देंगे आप लोग। जब भी आपके पास किसी भी AP में अगर 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स का या 5 टर्म्स का सम गिवन हो, क्या गिवन हो हमारे पास, सम गिवन हो, क्या हो, सम गिवन हो। अगर 3 टर्म्स की बात आती है तो 3 टर्म्स वाले में आप लोग अज्यूम करोगे क्या, A माइनस D, A प्लस D। तो क्या लोगे उसमें टर्म्स, A माइनस D, A और A प्लस D लेके चलोगे भाई। ऐसे ही अगर 4 टर्म्स हमारे पास हों तो 4 टर्म्स वाले केस में आप लोग लोगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D लेके चलोगे। ऐसे ही अपने पास अगर 5 टर्म्स की बात आती है और सम गिवन हो तो A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D, ये आप लोग 5 टर्म्स है ये लेके चलोगे जब आपके पास क्या गिवन हो, सम गिवन हो उस केस के अंदर।
तो यहाँ सम से रिलेटेड अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे फाइंड करवाया जाता है तो उस पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो भाई। आपसे ये कह रहा है इसके अंदर फाइंड 5 टर्म्स इन एपी, फाइंड 5 टर्म्स इन AP whose sum is 25 and the sum of whose squares is 135। तो 5 टर्म्स है, उनका सम गिवन है, तो आप लोग अज्यूम कर लोगे लेट a माइनस 2 a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d आर 5 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट जो कंडीशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटे, a माइनस डी क्या a माइनस 2d सॉरी a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 25। देखिए d से d कैंसिल हो गया, 2d से 2d कैंसिल हो गया और ये आपका 5 है इज इक्वल्स टू 25। और इनका यूज़ करने से डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि d की टर्म कैंसिल हो जाती है, डायरेक्ट a की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है हमारे पास, स्क्वायर्स का जो सम है वो गिवन है 135 के। तो a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा a प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135। अब इनके होल स्क्वायर्स को एक्सपेंड करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे बना बेटे a स्क्वायर प्लस का 4d स्क्वायर और माइनस का 8d, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा भाई, ये बनेगा आपका 4d और ये भी आपका बनेगा बेटे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू में 2d है तो 4ad बनेगा इज इक्वल्स टू 135। 4ad से 4ad कैंसिल हो जाएगा, 2ad से आपका 2ad कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया तो 5a स्क्वायर बन गया। 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 5d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 6d स्क्वायर प्लस में 4 10d स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू 135। 5 से यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड कर दो आप, और 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 3 रिमाइंडर रहेगा 35 7 पे, और अब a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, 25 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया 2 और यहाँ से d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है तो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ बोथ वैल्यू है वो वैलिड है, हो सकता है कि ऐसे केस में वो कॉमन डिफरेंस फाइंड करवा ले आपसे। तो d की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो यहाँ से 2 केस बन जाएंगे आपके पास। केस फर्स्ट में तो लोगे a की वैल्यू 5 d की वैल्यू 1, केस सेकंड में लोगे a की वैल्यू 5 d की वैल्यू -1। तो रख दो फर्स्ट क्या था आपका a माइनस में 2d, तो क्या बना 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, a माइनस डी 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया।
नेक्स्ट आपका है ए है तो 5 आ गया, ए प्लस डी है तो 5 + 1 6 आ गया, ए प्लस 2d है तो 5 प्लस में 2 7 आ गया हमारे पास। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अगर ये केस लेते हो तो a माइनस में 2d है तो 5 + 2 हो गए 7 बन जाएगा, a माइनस डी है तो 5 + 1 हो गए 6 बन जाएगा, a है तो 5 ही रहेगा, a प्लस d है तो ये 4 बन जाएगा, और a प्लस 2d है तो ये 3 बन जाएगा। तो आपसे तो नंबर्स पूछ रहा है, आपके पास 3 ये जो नंबर्स है 3 4 5 6 7 कह दो या 7 6 5 4 3, दोनों आंसर राइट है, क्योंकि दोनों तरह से हमारे पास एपी बनती है। अगर हम इन टर्म्स को 3 4 5 6 7 या 7 6 5 4 3 लिखें तो भी हमारे पास एपी बनती। तो बेटे ये जो वीडियो है ये एपी से रिलेटेड है, एपी के रिजल्ट्स, एपी की मेन प्रॉपर्टीज़, एपी के फॉर्मूले, वो सब कुछ आपको बता दिए। एपी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एपी से रिलेटेड और अच्छे जो क्वेश्चन है आईआईटी में, आईआईटी जेईई मेंस, इन सब में जो आए हुए आपके जो क्वेश्चंस है जेईई मेंस के या AIEEE के, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले ये बेसिक रिजल्ट्स है, इनको ज़रूर रिवाइज़ कर ले, इनको ध्यान से आप लोग काम करें इस पे।